तो पहला ही क्वेश्चन है मोलर द्रव्यमान निकालना है। मोलर द्रव्यमान निकालना बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1 ग्राम, तो और 2 का क्या होगा 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का क्या 16 ग्राम। देखो अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान अगर आपको असल में याद है, जो वास्तविक द्रव्यमान वो होता है 1.008, जिसको हम लगभग 1 के बराबर मानते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप सीधा करना चाहो तो 2 × 16 लिख के सीधा 18 ग्राम प्रति मोल लिख देना, ठीक है, तो ये भी सही होगा। दूसरा CO2 का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो ये भी इस तरीके से हो जाएगा, बहुत ही आसान है। हमें 1 का पता होगा, उसका गुणा करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है दूसरा कि सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 में विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। विभिन्न तत्व यानी कि हमारे पास क्या-क्या तत्व है, तो वो तत्व हमारे पास है, पहला है सोडियम, उसके बाद है सल्फर, उसके बाद है ऑक्सीजन। सबसे पहले हम निकालेंगे Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमान, या आप कह सकते हैं अणुभार या आणविक द्रव्यमान, कुछ भी हो, वो तो एक ही बात है, या AMU में भी निकाल सकते हैं। इसको ग्राम में छोड़ो, आप यहाँ पर लिख दो AMU, ठीक है। किस तरीके से निकाल सकते हो तो हम पे डिपेंड करता है। तो Na2, एक सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 23, तो 2 का कितना होगा, इंटू 2 कर दिया, और 32, एक सल्फर का 32 होता है। ऑक्सीजन एक का कितना होता है 16, तो इसका 4 से गुणा कर दिया तो मतलब 4 का आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास ये आ गया AMU में 142 AMU। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है कि तत्व का यौगिक में द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान, यानी कि कुल जो हमारे पास है ना Na2SO4 इस पूरे का द्रव्यमान इंटू 100। तो हम निकालेंगे सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत, तो निकालेंगे तत्व का यौगिक में द्रव्यमान, इसके अंदर सोडियम यानी कि Na2 का कितना द्रव्यमान, सोडियम तो अन्य सिर्फ अन्य का नहीं, Na2 यानी कि पूरे का, तो वो हमारे पास है, ये तो एक का है, ये हो गया पूरे का 46, तो हमने लिखा 46 बटे 142, और इस तरीके से हमने सूत्र आ गया ये। तो तीसरे क्वेश्चन में आयरन के उस ऑक्साइड का मूल्यांकन प्रति सूत्र ज्ञात कीजिए जिसका द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। आयरन हमें किसे कहते हैं, फेरियस यानी कि Fe, और ऑक्सीजन तो हमें पता ही है ओपो कहते हैं। तो माना कुल द्रव्यमान यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है उसका द्रव्यमान, तो ये सबसे पहले हमारे पास कुछ स्टेप्स थे कि उसको सबसे पहले हमें ग्राम में लाना पड़ेगा। ग्राम को लाने के बाद उसका मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, जितने तत्व दे रखे हैं। मोलों का निकालने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको अनुपात में भाग दे देंगे, और जो संख्या प्राप्त होगी अनुपात आ जाएगा हमारे पास, उसको पूर्ण संख्या में बदलेंगे, ठीक है। और पूर्ण संख्या में हो तो सीधा मूलन प्रति सूत्र ही आ जाएगा। हमें सिर्फ मूलन प्रति सूत्र बताना, सूत्र नहीं पूछा, ठीक है। तो माना कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है, तो 69.9% था, तो ये कितना 69.9 ग्राम हो गया, क्योंकि फेरियस और ऑक्सीजन के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ फेरियस यानी कि आयरन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं है। तो आयरन और ऑक्सीजन में 69.9 ग्राम, और ये 30.1 ग्राम होगी। तो मौलिक संख्या का सूत्र था अणुभार बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो अणुभार हमारे पास कितना है 69.9, और कार्बन आयरन के निकाल रहे हैं, तो मोलर द्रव्यमान हमारे पास कितना होता है, आयरन के 1 यानी कि अफी का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 55.8 4, और उसको होता है, इसको लगभग 5 के मान के करते हैं, ठीक है। तो ये होता है AMU, इसको ग्राम में भी ले सकते हैं, किसी में ले सकते हैं, जरूरत के अनुसार लेते हैं। तो हमारे पास इसकी मौलिक संख्या आ गई। इसी तरह ऑक्सीजन की मौलिक संख्या आ गई, ठीक है। अब इन दोनों में से जो मौलिक संख्या सबसे छोटी क्या है, वो हमें पता है, ये सबसे छोटी संख्या है इन दोनों में से, इन दोनों कंपेरिजन करें तो फेरियस और ऑक्सीजन का अनुपात ले लिया, तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उन उसका भाग देंगे दोनों में। तो देखो पहले हमने फेरियस लिखा, तो फेरियस का ही मौलिक संख्या लेंगे, वो 1.25, उसमें 1.25 का वापस भाग दे दिया, अनुपात का अनुपात। और दोबारा हमने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन 1.8 उसका भाग दे दिया, तो ये अनुपात। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अनुपात प्राप्त हुआ है, क्या ये पूर्ण संख्या में, अगर पूर्ण संख्या में नहीं है तो हम उसको पूर्ण संख्या में बदलेंगे। देखो ये पूर्ण संख्या में नहीं है, क्योंकि 1.5 है, हमें 1 2 3 4 एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। इसको अगर पूर्ण संख्या में बदलेंगे, तो देखो इसको जिससे गुणा करेंगे उसको भी इससे गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसको अगर गुणा करेंगे 2 से, तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या लेनी है जिससे ये संख्या पूर्ण हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको 3 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, ऐसा नहीं करना है, सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो हम यहाँ पर लेंगे 2, 15 दूनी 30, तो ये हमारे पास संख्या में बदल जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी, 3 बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा। तो इस तरह हमने गुणा किया, दोनों को गुणा करना पड़ा। जो 2 गुणा हुआ है वो फेरियस के साथ हुआ है, और ऑक्सीजन के साथ हुआ है 3, तो इसलिए हमारे पास मूलन का सूत्र आ गया Fe2O3। चौथा क्वेश्चन है कि प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकालिए। 2 कंडीशन दे रखी है कि पहली कि 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, हवा में ऑक्सीजन मालूम होती है, मतलब इसका कहने का मतलब यही कि ऑक्सीजन में जलाया जाता है। दूसरा है कि 1 मोल कार्बन को 16, ये यहाँ पे ग्राम था, 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी CO2 प्राप्त होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लिया समझने के तौर पर कि 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और जब कार्बन का मोलर द्रव्यमान निकला 12 ग्राम, इसका 32 और ये 44 ग्राम हो गया, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन को हवा में जलाने पर 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो कार्बन CO2 की मात्रा क्या होगी, वो भी 1 मोल होगी। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा दे रखा है कि काम क्या है कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन जलाने पर, देखो अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन निकलना है तो हमें सबसे पहले 1 ग्राम ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा। तो इसको हमने निकालना है, किस तरीके से CO2 निकाला, देखो 32 ग्राम O2 से कितनी CO2 बन रही है, वो है 44 ग्राम, क्यों 32 ग्राम से 44 ग्राम बन रही है। अभी कार्बन का रोल क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन तो 1 मोल का मतलब 12 ग्राम बराबर दे रखे हैं इसके, लेकिन ऑक्सीजन को कम कर दिया, इसलिए हम ऑक्सीजन के तौर पर लेंगे। अगर कार्बन कम होता तो हम कार्बन के तौर पर देखते कि कितनी CO2 प्राप्त होगी। तो हमें ऑक्सीजन दे रखा है, तो 32 ग्राम से कितनी होगी 44 ग्राम, तो 1 ग्राम से क्या होगी 44 बटे 32, 1 ग्राम से इतनी है, तो 16 ग्राम से कितनी होगी, 16 को गुणा कर दिया इससे, तो ये हमारा सूत्र आ गया फाइनल। पांचवें क्वेश्चन में उनका सोडियम एसिटेट यानी कि CH3CO अन्य का 500 ml 0.356 मूल्य जल विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा, जबकि सोडियम एसिटेट का मोलर द्रव्यमान में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में सोडियम का मोलर द्रव्यमान दे रखा है, वो है 82.0245 ग्राम प्रति मोल। इसका मतलब है कि ग्राम प्रति मोल यानी 1 मोल में इतने ग्राम उपस्थित है, ठीक है। और CH3CO अन्य यानी कि सोडियम एसिटेट की मोलरता में, यानी कि जो मोलर जलीय विलयन दे रखा है उसका मतलब मोलरता ही होता है, वो है कि 0.375 1 लीटर में इतने उपस्थित है। अगर 1 लीटर में इतने उपस्थित है तो हम इसका 500 का निकाल सकते हैं कि इंटू 500 कर देंगे, 500 मिलीलीटर, इसको 1000 मिलीलीटर लिख देंगे, इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। लेकिन हमें पूछा है द्रव्यमान पूछा है, ये तो मेरे पास मोल प्रति लीटर के वापस मोलर आ जाएगा। हमें द्रव्यमान पूछा है तो इसका किस तरीके से निकलेगा कि 0.375 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि एक मोल का कितना है, वो है 82.02
4 5 तो 0.375 का कितना होगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा 82.0375। तो हमने लिख दिया इस तरीके से, तो ये मेरे पास उत्तर आ गया। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 1 लीटर, ये मेरे पास जो दे रखा है 1 लीटर में दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 लीटर का द्रव्यमान वो कितना है 30 पॉइंट, इसके बटे में 1 लीटर है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप समझो कि ये 1 बटे में लीटर है, कि 1 लीटर का द्रव्यमान है वो इतना है, यानी कि 1 लीटर में इतने ग्राम उपस्थित है सोडियम एसीटेट। तो 1 मिलीलीटर में कितना होगा, तो 1000 का भाग लग गया, क्योंकि 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर की, ठीक है। तो ये हो गया। तो 500 मिलीलीटर का कितना होगा, तो 500, तो इसका 500 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.38। यही मेरे फाइनल आंसर है। तो छठे क्वेश्चन में शानदार नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिशत की मोलर प्रति लीटर सांद्रता निकालना। मोल प्रति लीटर, यानी कि हमें मोलरता का ही कह रहा है सांद्रता निकालनी, जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69 ग्राम है और जिसका घनत्व, यहाँ पर जो घनत्व दे रखा है उसे हमें समझना है कि किस घनत्व की बात कर रहा है। घनत्व जो दे रखा है वो घनत्व है विलयन का घनत्व, और जो 69% दे रखा है वो सोडियम नाइट्रेट है। देखो सोडियम नाइट्रेट का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो हम निकालेंगे हाइड्रोजन का निकालेंगे, नाइट्रोजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालेंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो आएगा 63 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। यानी कि 1 मोल में इतने ग्राम है, और घनत्व हमें दे रखा है 1.4 है। ये जो घनत्व दे रखा है वो किसका है, वो है विलयन का, ठीक है ना। ये सोडियम नाइट्रेट का नहीं है, याद रखना ये विलयन का है। और माना कुल द्रव्यमान क्या है 100 ग्राम, तो ये 69 ग्राम, तो ये कितना होगा 69% हो गया सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट का मोलर की संख्या निकालेंगे अणुभार बटे मोलर द्रव्यमान, अणुभार हमारे पास 69 ग्राम और मोलर द्रव्यमान है 63 ग्राम। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.095। ये कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ रही है, इसलिए हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व, और आयतन बराबर द्रव्यमान। द्रव्यमान हमारे पास क्या था विलियन का द्रव्यमान, मैंने पहले कहा था ये विलियन का है, तो विलियन का द्रव्यमान क्या होगा 100 ग्राम, और घनत्व में देगा 1.41 ग्राम। ये मिलीलीटर में देगा, इसलिए मेरे पास जो आयतन आएगा वो भी मिलीलीटर में ही आएगा, तो हमारे पास आएगा 70.92 मिलीलीटर। और लीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे, सॉरी भाग देंगे, तो भाग देंगे तो ये हमारे पास लीटर में आ जाएगा। और प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर सांद्रता, आप इसको मिटा के सीधा यहाँ पर m यानी कि मोलरता लिख सकते हैं। मोलरता क्या होगी 1.095, यहाँ पे मोलर की संख्या निकल लेती है, मोल प्रति लीटर मोल 0.79, ये लीटर में आ जाएगी। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, बहुत ही आसान से इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 15.44 मोल प्रति लीटर या मोलरता। तो सातवें क्वेश्चन में 100 ग्राम कॉपर सल्फेट कॉपर की मात्रा निकालनी। तो देखो कॉपर सल्फेट का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो देखो कॉपर का होता है 63.5 और सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 करके कुल आएगा 169 ग्राम प्रति मोल। 169 ग्राम में कॉपर कितना है 63.5 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 100 ग्राम में कितना होगा इसको 100 से गुणा करते हैं, तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल उत्तर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो आठवें क्वेश्चन में आयरन और ऑक्सीजन का आणविक सूत्र ज्ञात करना है, जिसमें हमें उनका द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है। क्वेश्चन थोड़ा गलत छापा है, ये द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, इसको हमें द्रव्यमान बदला है तो 100 ग्राम माना है, तो 69.9% था तो 69.9 ग्राम हो गया, और ये 30.1% था तो 30.1 ग्राम हो गया, क्योंकि ये 100% में सिर्फ 2 ही थे इसलिए। और मोलर की संख्या होती है अणुभार बटे मोलर द्रव्यमान, तो अब फेरियस यानी कि आयरन की मोलर की संख्या निकाली, इस तरह ऑक्सीजन की मोलर की संख्या निकाली। अणुभार जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा होता है वो, और मोलर द्रव्यमान जो वास्तविक द्रव्यमान होता है आयरन का वो होता है 55.85 या 84 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो फेरियस और ऑक्सीजन का हम अनुपात लेंगे, उन दोनों जो संख्या प्राप्त होगी अनुपात में, उनमें से जो छोटी संख्या होगी उसको बटे में लिखेंगे। तो छोटी संख्या क्या 1.25, तो 1.25 का दोनों में भाग दिया तो हमारे पास आ गया 1.1 अनुपात 1.5, और इसको हम पूर्ण संख्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमने क्या किया 2 × 1 किया, और इसको जिससे गुणा करेंगे उसको भी इससे गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 2 × 1 और इसका अनुपात आ गया 2:3, इसलिए हमने इसको गुणा कर देंगे F और O से, क्योंकि जो 2 ये रहा, ये 2 पहले F है तो यहाँ पर पहले 2 F से गुणा होगा, और ऑक्सीजन है वो इससे गुणा होगा, तो इस तरह से जो 2 है वो F से गुणा हो गया, और 3 था वो O से गुणा हो गया, Fe2O3 हो गया। और इसमें आणविक द्रव्यमान पूछा है, ठीक है, सॉरी अणु सूत्र पूछा है, तो इसमें निकालने का तरीका यही होता है कि आपको या तो मोलर द्रव्यमान दे रखा हो, अगर ना दे रखा हो तो जो हमारे पास प्राप्त होगा मोलन प्रतिशत उसका द्रव्यमान नहीं हमारे पास सेम होगा, ठीक है। तो हमने इसका मोलन प्रतिशत द्रव्यमान निकाला तो ये आ गया, और मोलर द्रव्यमान बटे मोलन प्रतिशत द्रव्यमान इसका सूत्र होता है n का, ठीक है। ये किस तरह से आता है कि अणु सूत्र बराबर होता है n × मोलन प्रतिशत, तो n को रख के दूसरे पक्षांतर करेंगे तो ये द्रव्यमान आएगा, ठीक है। उस तरह से आप इसको 159.8 है ना, इसको 159.7 लिख कर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं दिया रखा तो हम कुछ भी मान सकते हैं। फिर कुछ का मतलब है कि जो दिया हो तो उसको मानेंगे, तो ये 1 आ जाएगा, और वापस अणु सूत्र और मोलन प्रतिशत एक ही है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। हमें क्वेश्चन में क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है। औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने इसका तरीका क्या है कि हमारे पास जो राशियां दे रखी हुई होती है, जैसे मैं उस अगले वाले क्वेश्चन में शायद आर्गन का निकालना है, ठीक है। तो जो हमें प्राकृतिक बहुल्यता दी होती है उसका गुणा कर देना है मोलर द्रव्यमान से, और इसको हमें प्रतिशत में, ये प्रतिशत में दे रखा है, इसको जब बदलेंगे द्रव्यमान में तो इसके बट्टे में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये 75 77 मतलब ये बट्टे में 100 आ गया, इसी तरह हम दूसरे के साथ करेंगे, ठीक है, बट्टे में 100 कर देंगे, ताकि ये प्रतिशत, पहले ये प्रतिशत था 24.23% था, जब इसके बट्टे में 100 कर दिया तो ये प्रतिशत कट जाएगा और ये द्रव्यमान में आ जाएगा। इस तरह से ये AMU में ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये AMU में आ जाएगा। ये हमारा फाइनल उत्तर है। तो हमारे पास 10वां क्वेश्चन क्या है कि एथेन C2H6 के 3 मोलों में निम्नलिखित का प्रकीलन कीजिए। हमारे पास 3 कंडीशन दे रखी है, इसके उत्तर देने हैं। तो एथेन का सूत्र में दे रखा है, और पहली कंडीशन है कि C के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कि C के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए एथेन के 3 मोलों में। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले देखो 3 C2H6, इसका मतलब ये है कि एथेन के साथ 3 गुणा में है। कार्बन के एक मोलों की संख्या कितनी है 2, सिर्फ इसमें देखें कितनी है 2, अगर 3 को ना देखें तो सिर्फ 2 है, लेकिन कार्बन के साथ में 3 मोल और लेंगे तो 3 दूनी 6 हो गए, 6 मोल हो जाएंगे। इसी तरह हाइड्रोजन भी 6 से 18 मोल हो जाएंगे। एथेन के अणुओं की संख्या बतानी है, यहाँ से लेकर ये तो एथेन अकेला है, लेकिन इसके साथ 3 गुणा में भी है ना, इसलिए ये 3 अणु होंगे। इसका उत्तर भी ये हो गया।
सबसे पहले 11 क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि C12H22 और O11 ये सूत्र है, इसका नाम क्या है? चीनी। इस सूत्र का नाम चीनी है, हम इसको चीनी कहते हैं नॉर्मल। और का मोलर द्रव्यमान है जो इसका मोलर द्रव्यमान हमने खुद ने निकाला है, यानी कि C कार्बन का 12 के साथ 12 का गुणा करके और इस तरह से हमने निकाला। तो चीनी की मात्रा दे रखी है 20 ग्राम और चीनी के मोलों की संख्या निकालनी, क्योंकि हमारे पास मोलर द्रव्यमान है और मात्रा दी हुई है तो हम उसकी मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो अणुभार बटे मोलर द्रव्यमान हमने इनका मान रखा, ये अणुभार यहाँ पर क्या 20 ग्राम में दिया गया है, वही मान यहाँ पर रखना पड़ता है जो दिया गया है। इस तरह मेरे पास मोल आ गई। चीनी के विलयन की सांद्रता निकालनी है, एक तरह से मोलरता ही निकालनी है, बस में शब्द घुमा के कह रहा है। विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलय के मोल थे हमारे पास ये और आयतन हमारे पास 2 लीटर दे रखा था, 2 लीटर निकालना था इसलिए हमने ये निकाल लिया। ये हमारे पास मोलरता आ गई 0.0293। तो 12वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि मेथनॉल का घनत्व दे रखा है और उसकी बाद की मोलरता दे रखी है और 2.5 लीटर विलयन दे रखा है। हमें क्या करना है कि उसके पहले का आयतन निकालना है। तो क्वेश्चन को समझेंगे कि मेथनॉल कहते कैसे हैं, CH3OH हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि इसके सूत्र किस तरह बनाए जाते हैं, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। मोलर द्रव्यमान है जो 32 ग्राम प्रति मोल, यानी कि 32 ग्राम है। और ये 32 ग्राम कैसे है इसका मैंने विवरण यहाँ लिख दिया है कि किस तरह से आया है कि मोलर द्रव्यमान हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाले हैं। और मेथनॉल का घनत्व हमें दे रखा है कि 0.793 केजी प्रति लीटर। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि प्रति लीटर में 0.793 किलो मेथनॉल है। और मेथनॉल की प्रारंभिक मोलरता मतलब पहले की मोलरता क्या थी वो हमें निकालनी है। तो ये मोलरता का नया सूत्र है, इसको याद कर लेना आप। इस सूत्र को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पहले मोलरता का सूत्र क्या था कि विलय का मोलर की संख्या बटे आयतन लीटर में, लेकिन ये घनत्व बटे मोलर द्रव्यमान है और इसी से सीधा उत्तर आ जाता है। इस तरह मैंने इसके मोलरता निकाल ली। ये पहले की मोलरता है, इससे सूत्र क्या है, ये क्या है प्रारंभिक मोलरता, ये मोलरता है ना कि द्रव्यमान है। ये मोलरता और वी यहाँ पर आयतन है और ये बाद की मोलरता और बाद का आयतन है और ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए मैंने ये बराबर का चिन्ह लगाया। और इस तरह मैंने जो पहले मोलरता जो हमने निकाली थी पहले की मोलरता थी और ये V1 जो क्वेश्चन में हमें दे रखी थी क्योंकि 0.25 एम के 2.5 लीटर विलयन को बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता पड़ेगी। तो 0.25 यहाँ पर मोलरता थी तो M2 मैंने लगा दिया और V2 यानी कि आयतन हमारे पास 2.5 लीटर था तो 2.5 लीटर लगा दिया। यानी कि इसमें हमें इसका मान दे रखा था और इनका मान निकाला है हमने, इसका मान दे रखा था और हमें पूछा था कि इसको बनाने के लिए कितने आयतन की जरूरत पड़ी होगी, पूछा है कितनी जरूरत पड़ी होगी, तो हमने उसका आयतन निकाला। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा कि 25.22 मिलीलीटर। चाहे आप इसको लीटर में भी छोड़ सकते हैं, आपका उत्तर एकदम सही होगा। तो 13 क्वेश्चन हमारे पास है कि दाब के प्रति क्षेत्र पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया गया है, मतलब बल है दाब के में इसका सूत्र ही बता दिया है कि प्रति क्षेत्र पर लगने वाला बल यानी कि अपॉन ये इसने सूत्र ही दे दिया है हमें एक हिंदी में। दाब का सही मात्रक पास्कल नीचे दिया गया 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है और ये मैंने आगे इसको क्यों ऐसे लिखा है ये आपको आगे क्वेश्चन पूरा कराऊंगा तब आपको समझ आएगा। समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान, तो अब हमें क्या निकालना है, दाब निकालना, किसका, हवा का दाब निकालना समुद्र तल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हवा का द्रव्यमान क्या है 1034 ग्राम और पीछे सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। ठीक है, 2 इनवर्स दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर पर दाब द्रव्यमान है वो 1 सेंटीमीटर पर इस तरह से लग रहा है। क्षेत्रफल दे रखा है, दाब हमारे पास होता है अफ अपॉन अफ ए और ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि अफ बराबर यानी फादर बराबर मा अमे, तो अमे और हमें द्रव्यमान क्या है 1034 दे रखा है और ए यानी कि त्वरण यहाँ पर कौन सा लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा जिसका मान 9.8, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर है, इसको बदलेंगे हम सेंटीमीटर में क्योंकि ये भी हमें ग्राम में दे रखा है और सेंटीमीटर में दे रखा है और पद्धति में से एक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम सीजीएस पद्धति का यूज कर रहे हैं तो हमने इसको 100 से गुणा कर दिया और यहाँ पर भी सेंटीमीटर बचेगा, सेंटीमीटर कट जाएगा तो नीचे सेंटीमीटर अकेला बचेगा। इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। उसके बाद में हम सेंटीमीटर को मीटर में बदला 1/100 ये मीटर हो गया और उसके बाद इसको सोल्व किया, पी बराबर ये हमारे पास उत्तर आ गया। और यहाँ पर देखो हमने इसको केजी में बदला है, ये हमारे पास इसको केजी में बदला है, केजी मीटर और सेकंड स्क्वायर, मतलब हमने इसको अमकेस सीजीएस से अमकेस पद्धति में लिया है। आप चाहो तो इसको पहले ही केजी में बदल के भी हल कर सकते हो। तो हमने एक जो दाब है इसका इस तरह से निकाल लिया और आप चाहो तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और मैंने इसको आगे भी सोल्व किया है इस तरह से, और आप चाहो तो इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इस तरह भी सोल्व कर सकते हो। और यहाँ पर देखो कि केजी मीटर इनवर्स सेकंड 2 इनवर्स, इसको मैंने पास्कल के रूप में लिख दिया। कैसे, यहाँ पर देखो केजी और ये इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और ये एक दूसरे के बराबर है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इसलिए इसको पूरे को मैंने पीए यानी कि पास्कल लिख दिया। ये हमारा उत्तर हो गया। तो 15 क्वेश्चन छोटा सा ही है, मैंने इसको मिलाने की जगह बराबर में लिख दिया है, आप इसको इस देर से कर लेना। तो हमारे पास 15 क्वेश्चन है कि पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म जो कि केसरजन्य है अत्यधिक संदूषित पाया जाता है, संदूषण का स्तर 15 ppm है, द्रव्यमान के रूप में था। इससे द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए, जल के नमूने क्लोरोफॉर्म की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है इस किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन सूत्र मैं आपको बताता हूँ। इसका सूत्र था CaCl3 और इसका संदूषण स्तर कितना है 15 ppm। और 15 ppm का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम इस ppm का अर्थ समझेंगे। ppm का मैं जब भी बोलूँ ppm, आप कहीं भी पढ़ो ppm तो आपके दिमाग में झट से आ जाना चाहिए 10 की घात 6 मीटर, सॉरी 10 की घात 6 आ जाना चाहिए।
1 ppm जब होता है तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम विलीय है वो 10 की घात 6 विलायक में उपस्थित है। इन दोनों को मिलाएंगे तो विलयन बनेगा, लेकिन अभी ये विलीय और विलायक अलग है, क्योंकि विलीय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास 15 ppm किताब में दे रखा है कि 15 ppm क्लोरोफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10 की घात 6 ग्राम में विलायक में उपस्थित है। संदूषण का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, द्रव्यमान प्रतिशत किस तरह से निकाल जाता है, ज्यादा में कम में ज्यादा का भाग देते हैं, अर्थात इसका क्या है कि 15 ग्राम यानी कि विलीय की मात्रा को ऊपर रखते हैं, विलायक की मात्रा को नीचे रखते हैं, ठीक है। तो विलीय क्या है हमारे पास 15 ग्राम और विलायक क्या है 10 की घात 6 विलियन है। वैसे तो ये 10 की घात 6 विलियन भी कह सकते हैं, इसको विलायक भी कह सकते हैं। हम विलियन लेके चलते हैं इसको यहाँ पर, तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया 10 की घात, इसको 2 कह सकते हैं, 2 में से ये क्या 4, 4 को यहाँ पे आया 10 की घात -4 और ये पॉइंट लग जाएगा एक के बाद, तो 10 की घात -3 हो गया। और क्लोरोफॉर्म का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, क्लोरोफॉर्म का मोलर द्रव्यमान इधर से निकलेगा, कार्बन का निकाला 12, हाइड्रोजन का 1, इस तरह से निकाला। उसके बाद क्लोरोफॉर्म की मोलर संख्या क्या है, उसका सूत्र अनुभार बटे मोलर द्रव्यमान, और अणुभार हमारे पास जो किताब में दे रखा है ये 15 ग्राम है, 15 ग्राम, वैसे 15 ppm दे रखा है, लेकिन उसको अर्थ समझे हम गहराई में तो हमें पता चलता है कि वो 15 ग्राम है। तो यहाँ पे 15 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान हमने निकाला था, इसका भाग देने पर हमें ये मोल प्राप्त हो गए हैं, इतने मोल इस विलायक में घुले हुए हैं। तो 10 की घात 6 विलायक में इतने घोल घुले हुए हैं, ठीक है। तो मोललता ज्ञात करनी, तो मोललता का सूत्र था विलायक के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलय के मोल क्या है ये हमने मोल निकाल रखे हैं, और विलय का द्रव्यमान क्या है केजी में 10 की घात 6, ये 10 की घात 6 हमें ग्राम में दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा है, इसको केजी में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे, बट्टे में 1000 का भाग देंगे, मतलब 10 की घात 3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये बट्टे के बट्टा में, और ये 10 की घात 3 से ये कटेगा, 10 की घात -3 आ जाएगा ऊपर वापस जाएगा। तो ये सोल्व करने पर हमारे पास ये उत्तर आ गया, यही हमारा उत्तर है। तो 16वां क्वेश्चन है वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। मैं एक आपको अच्छे से बता देता हूँ कि इनको बदलने का आसान तरीका क्या है, किस तरीके से हम बदल सकते हैं, बाकी सब आप खुद ही बदल लेना। तो देखो 0.00 ये 48 है, ठीक है। हमें पॉइंट कहाँ लाना है, हम जानते हैं कि जो वैज्ञानिक संकेतन है वो 1.9 से लेकर 9.99 तक, यानी कि इनके बीच में संख्या होनी चाहिए। हम 19 पॉइंट ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो हमें संख्या कहाँ लानी है, 4 और 8 के बीच में पॉइंट लाना है। 4 और 8 के बीच में संख्या कितनी खींचनी है, 1 2 3 3, यानी कि 3 संख्या इधर लाना है पॉइंट। तो हम 10 की घात 3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, 10 की घात 3 से नीचे, यानी कि 1000 के ऊपर गुणा 1000 के नीचे। अब हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट को यहाँ तक लाने के लिए कौन से 3 खर्च होते हैं, ऊपर वाले या नीचे वाले। हम जानते हैं कि अगर इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो अगर हम भाग में अगर भाग देंगे 10 का 100 का तो पॉइंट उधर चला जाएगा, अगर गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर चला आएगा। हमने इसलिए ऊपर वाले जो 10 की घात 3 है ये इसमें खर्च हो जाएगा, तो ये 4.8 आ गया, और 10 की घात 3 नीचे रह गया। अब 10 की घात 3 को ऊपर लेके आएंगे तो ये 10 की घात -3 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर हो गया। बाकी भी इसी तरह है कि ये 5 है तो 10 की घात 5 को ऊपर गुणा कर दो, 10 की घात 5 नीचे गुणा कर दो, और 10 की घात 5 इसमें खर्च हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला बच जाएगा, तो 10 की घात प्लस का 5 आंसर आ गया। और इसका भी इसी तरह आंसर आया, इसका भी इसी तरह आंसर आया, और इसका बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसी तरह है, ये ऐसे ही पहले सॉल्व किया हुआ था। इसका ध्यान रखना, चौथा है ना, यहाँ पर देखो अगर दशमलव के बाद पॉइंट है ना, तो आपको जब आप इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलोगे तो इसको बदलोगे तो इसके पीछे ये 3 जीरो हो जाए, जितने जीरो वो जीरो लगा देना, और ना लगाओ तो 1 जीरो तो जरूर लगा देना पॉइंट के बाद में, 3 ना लगाओ तो, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो 17 क्वेश्चन है, उसमें हमें संख्या दे रखी है, उसमें सार्थक अंक बताने। सार्थक अंक बताने कोई ट्रिक तो है नहीं, आपको सार्थक अंक के जितने भी नियम है वो याद करने पड़ेंगे। गिनती के नियम आप थोड़ी बार 1 2 बार याद करोगे, रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 2 है, क्योंकि दशमलव के बाद गैर अशून्य अंक के आगे आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है, क्योंकि गैर अशून्य अंकों के बीच में आने वाले अंक भी 0 भी सार्थक अंक होता है। ये भी इसी तरह हो गया। इसके अंदर 3 सार्थक अंक है, क्योंकि गैर अशून्य अंक के बाद कोई भी आने वाले 0 सार्थक अंक नहीं होते हैं, अगर उनके पीछे दशमलव ना लगाओ तो। दशमलव लगा होता है तो सार्थक अंक होता है, जैसे यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है इसलिए ये 5 सार्थक अंक हो गए। यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है और संख्या बीच में भी है तो ये 5 सार्थक अंक हो गए। इनका ध्यान रखना थोड़ा, इन दोनों का। तो 18वां सवाल हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों तक लिखना है, मतलब हमें 3 सार्थक अंक लेने हैं। इसलिए हमारे पास पहला है कि 34.216, तो इसमें हमें 3 सार्थक अंक लेने, यानी कि 3 4 और 2 को लेना है, उसके आगे वाला 100 को हमें हटाना है। 100 को हटाएंगे तो हमें पूर्णांकित का नियम यानी कि राउंड ऑफ करेंगे। मैंने यहाँ पर सीधा 16 का राउंड ऑफ किया है, आप चाहो तो पहले 6 का राउंड ऑफ करोगे तो 1 की जगह 2 आ जाएगा, और 2 का वापस राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ करोगे तो 2 5 से छोटी संख्या इसलिए 2 का 2 रहेगा। सीधा करने का क्या तरीका, अगर संख्या 0 और 100 के बीच में तो आप ये देखो कि 50 से संख्या बड़ी है छोटी। अगर संख्या 50 से छोटी है इसका मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर संख्या 50 से बड़ी है इसका मतलब कि उसमें एक संख्या जोड़ देंगे। 16 50 से छोटा है इसलिए हमने 2 में कोई जोड़ घटाव नहीं किया। इसी तरह अगले में हमें सिर्फ एक 10.4 लेना है, उसके आगे वाली संख्या हटानी है। अगर संख्या 100 से बड़ी हो तो हमें ये देखना है 100 और 200 में ये संख्या कहाँ पर आती है। अगर संख्या 150 से छोटी है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर 150 से बड़ी है तो उसमें एक अंक जोड़ देंगे। यहाँ पर संख्या 107 150 छोटी है, इसका मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये भी याद रखना है कि इसमें हमें निकटित सार्थक अंक लेने, जो संख्या में ज्यादा मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। 10.4107 ये और ये एक लगभग बराबर माने, ये और ये बराबर माने। आगे मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और यहाँ पर लिखा है कि 7 को राउंड ऑफ करना है। 7 को राउंड ऑफ करेंगे 5 से बड़ी संख्या, इसलिए 9 में 1 जुड़ जाएगा 10 हो जाएंगे, 10 यहाँ पर रहेगा नहीं तो 1 आगे चला जाएगा 5 और 6 हो जाएंगे।
अब आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगली संख्या को नोट करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2808, आप इसको राउंड ऑफ करोगे, 5 से बड़ी संख्या है 8, इसलिए आप क्या करोगे, सीधा 2 8 और 0 की जगह 1 कर दोगे। ये संख्या आपकी एग्जामिनर गलत कर देगा। क्यों करेगा? हमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित तीन शासकों को तो निकटतम मतलब कि निकट लिखना बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर हम इसका राउंड ऑफ करेंगे ना तो 2808 और जो राउंड ऑफ करके संख्या आएगी वो 2808 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन ये 281 दे रहा है। 281 और 2808 में बहुत ज्यादा परिवर्तन है। इसको हम सही करने के लिए हम इसके पीछे एक जीरो लगा देंगे और इससे ये संख्या एक दूसरे के बराबर होगी और सार्थक अंक भी एकदम बराबर है। ये देखो यहाँ पर भी सार्थक अंक कितने, चार सॉरी यहाँ पर सार्थक अंक 3 ही लेने हैं, तो यहाँ पर सार्थक अंक 3 ही है। जीरो में पता है कि अगर अशून्य अंक के बाद में आता है और दशमलव ना लगाओ तो जीरो सार्थक अंक में नहीं गिना जाता, इसलिए ये सार्थक अंक नहीं है, इसलिए हमने एक जीरो एक्स्ट्रा जोड़ के तब ये जाके हमारा आंसर सही होगा। तो 19वां क्वेश्चन है हमारे पास कि डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के हमारे पास यौगिक बने हुए हैं, मतलब अगर यौगिक बने हुए हैं और उसके मान दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये किस नियम की पालना करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि डाई नाइट्रोजन का मतलब होता है N2 और डाई ऑक्सीजन का मतलब होता है O2। जब सामान्य तौर पर हमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलने पर हमें ये कैसे प्राप्त होती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी कैसे प्राप्त होती है, ये तो हम सामान्य समीकरण लिख रहे हैं। और अब जो हम समीकरण लिखेंगे वो इस मान के अनुसार लिखेंगे। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन का ये मान दे रखा है ना, ये मान इस नाइट्रोजन का नहीं है, ये मान इस नाइट्रोजन का है कि इसमें कितनी नाइट्रोजन है, कि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक की बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 14 ग्राम दे रखा था और 16 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी थी, मतलब हमारे पास एक नाइट्रोजन में का कितना द्रव्यमान होता है, वो होता है 14 ग्राम और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। यहाँ पर हमें देख रखा है कि जब नाइट्रोजन 14 ग्राम हो, नाइट्रोजन 14 ग्राम कब होगी, जब अंश अकेला होगा, और ऑक्सीजन 16 ग्राम कब होगी, जब ओ भी अकेला होगा। तो यहाँ नहीं कि ये सूत्र बनेगा हमारे पास, इसलिए N2O2 मिलने पर ये बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया पहले समीकरण के अनुसार। ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं सीधा आपको बताने के तौर पर लिखा रहा हूँ। यहाँ पर 14 ग्राम था, यानी कि अन्य एक ही है, होगा 32 ग्राम। 16 32 कब होगा, इसको 2 से गुणा कर दो, इससे 2 से गुणा कर दो, यानी यहाँ पे 2 आएगा, तो ये NO2 हो गया। इस तरह हमने इसको लिखा है। इसको सोल्व करने का मेथड क्या होता है, ये होता है कि एक संख्या को नियत मान लेते हैं, नाइट्रोजन की एक संख्या को नियत मानेंगे जिसके साथ जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए नाइट्रोजन की संख्या को नियत मानेंगे। यहाँ पर आप 14 को मान सकते हैं, 28 को मान सकते हैं, मैंने 28 को माना है। अगर आप 14 को मानते हैं तो यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती, यहाँ पर आपको करनी पड़ती कि 28 को 14 बनाना है, मतलब एक मान को कांस्टेंट नियत करना है, तो आपको 1/2 से गुणा करना पड़ता है, इसको भी 1/2 से गुणा करना पड़ता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने सीधा 28 मान लिया है और इसके साथ छेड़छाड़ की है। तो यहाँ पर हमने इसको 2 से गुणा किया, तो हम जानते हैं कि अगर ये हमारे पास 2 मान, ये हमारे पास यौगिक दे रखा है, अगर ये इसके साथ गुणा होगा तो इसके साथ भी गुणा होगा कोई संख्या, इसलिए हमने दोनों के साथ गुणा कर दिया। इस तरह हमारे पास ये मान प्राप्त हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये आप मत लिखना, ये आपको समझने के तौर पर लिखा है। उसके बाद हम इनका अनुपात निकालेंगे कि नाइट्रोजन के साथ मिलने वाले ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 32 64 32 80, ये हमारे पास अनुपात प्राप्त हो। यहाँ पर हम क्या संख्या करते हैं, कोई भी संख्या है वो अपूर्ण नहीं है, मतलब कि 1/2 3/4 इस तरह से नहीं है, पूरी संख्या एकदम परफेक्ट है, मतलब 1 है 2 है, एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि N2 O2 से बने यौगिक में नाइट्रोजन का द्रव्यमान नियत करने पर नाइट्रोजन से मिलने वाली ऑक्सीजन का द्रव्यमान सरल संख्या में है, अतः ये गुणित अनुपात के नियम की पालना करते हैं। गुणित अनुपात का नियम हमारे पास क्या था, ये है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का जो नियम था उसमें हमारे पास था कि किसी एक यौगिक के साथ मिलने वाले दूसरे यौगिक का अनुपात हमेशा सरल अनुपात में होता है, और ये भी इसी तरह है कि ये भी सरल अनुपात में है। यहाँ पर कोई भी संख्या आधी अधूरी नहीं है, पूरी है। ये हमारे पास उत्तर हो गया। तो हमारे पास कुछ 19वें क्वेश्चन में कुछ राशियां दे रखी है जिन्हें हमें बदलना है दूसरी पद्धति में। देखो सबसे पहले 1 किलोमीटर दे रखा है, उसको हमें मिलीमीटर पिकोमीटर में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि mm जानेंगे, इसका मतलब होता है मिलीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो होते हैं 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर हो गए 1 किलोमीटर में। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं 10। हमें मिलीमीटर तक पहुंचना है, किलोमीटर को मीटर तक लेके जाना है। सबसे पहले हम 1 किलोमीटर को लिखेंगे, 1000 को 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको समझो, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है कि 10⁻³ × 1 मीटर, ठीक है। तो हमने 10⁻³ को 3 लिख दिया और 1 मीटर की जगह मान किसका रख दिया, 100 सेंटीमीटर का। तो ये हमारे पास मान अब सेंटीमीटर में आएगा। और यहाँ पर इसको समझो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये मान आ गया, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 100 × 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 का 100 लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर की जगह मान किसका रखेंगे, 10 का। तो हमने 10 का मान रखा और 10⁻1 है, कुछ घात नहीं है, तो इन घातों को जुड़ जाती है गुणा में, हमें पता है ये नियम है। तो ये 10⁻6 मिलीमीटर हो गया। इस तरह ये हमारे पास आ गया आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻6, ये हमारे पास उत्तर हो गया। दूसरा पिकोमीटर में बदलना है। सबसे पहले हमें जो राशियां दे रखी है किताब में, वो हमें पिकोमीटर में नहीं दे रखी, वो सिर्फ पिको दे रखा है। एक पिको यानी कि एक पी, यानी कि एक पिको का मान है 10⁻12। अगर हम इसे मीटर में बदलें तो हम दोनों तरफ मीटर का गुणा कर देंगे, तो इधर भी पिकोमीटर और 10⁻12 मीटर। हमें मान यहाँ पर इसका मीटर में चाहिए, तो हम इसको मीटर में बदलेंगे और 10⁻12 का उधर पक्षांतरण कर देंगे, पिको pm बटे 10⁻12। ये हमें हमारे पास 1 मीटर का आंसर आ गया। हम जानेंगे कि 1 किलोमीटर है, उसमें 1000 मीटर होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और मीटर की जगह मान किसका रखेंगे, हमें पिकोमीटर में बदलना है, तो इसके लिए मीटर की जगह मान क्या है, 10 पिकोमीटर बटे 10⁻12। इस तरह हमारे पास मान पिकोमीटर में आएगा। इसलिए हमने 1 मीटर, ये क्या लिखा हुआ है 1000 × 1 मीटर, इसको इस तरह से बटा करो, तो हमारे पास 1 मीटर का मान हमारे पास ये रहा, ये 1 मीटर का मान हमने इस तरह को मान को रखा। और 10⁻12 नीचे है तो ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻12, तो ये 10⁻3 × 10⁻12 गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो हमारे पास आंसर क्या है 10⁻15। तो ये हमारा सूत्र हो गया 10⁻15। 1900 का पहला निकल गया। अब हमारे पास 1900 का दूसरा है।
हमें 1 मिलीग्राम को केजी में बदलना है और उसके बाद नैनोग्राम में बदलना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, वो 1000, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, वो होते हैं 1000। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि मिलीग्राम को बदलना है केजी में, यहाँ से चलना है और यहाँ पर आना है। तो सबसे पहले हम मिलीग्राम को किस में बदलेंगे, मिलीग्राम को बदलेंगे ग्राम में, क्योंकि 1 ग्राम का मान दे रखा है। तो 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम। इसको आप ये मानो कि 1 इंटू mg लिखा हुआ है, तो mg को हम इधर रखेंगे और बाकी सबको पंक्शातन कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ग्राम बटे 10 की 1000 को 10 की 3 लिख सकते हैं, तो 10 की 3 बटे में आ गया, ये हमारे पास 1 मिलीग्राम का माना गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि 1 केजी बराबर 10 की 6 ग्राम, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब हमें क्या मान निकालना है, इसको मिलीग्राम में बदलना है, तो इसके लिए हमें 1 ग्राम का मान चाहिए होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम को हम 1 ग्राम को किस तरह से लिख सकते हैं, ग्राम को हम यहाँ पे रखते हैं तो बाकी सबका पक्षांतरण कर देते हैं, यानी कि ये इस तरह से लिखा हुआ है कि 1000 इंटू 1 ग्राम। तो हमने ग्राम को इधर रखा, बाकी सबका पक्षांतरण कर दिया, क्या है 1 केजी बटे 10 की 3, 1000 को 10 की 3 लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो ये मान आ गया, इस मान को उठा के हम रखेंगे इसमें यहाँ पर। तो 1 इंटू 1 केजी बटे 10 की 3 हमने इसको रख दिया, इस मान को रखा है हमने इसमें। ठीक है, यहाँ पर रखने पर हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया ये 10 की घात बटे, ये बटे में आ गया प्लस की 6, इसको ऊपर लेके तो आ गया 10 की घात -6। ये हमारे पास उत्तर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 की घात -6। अगर आपको समझ नहीं आ रहा था, वीडियो पॉज कर लिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किस तरह से किया है। उसके बाद अन्य का मतलब होता है नैनो, उसका मान होता है 10 की घात -9, और हमें नैनो ग्राम में चाहिए। ठीक है, तो इसको दोनों को गुणा में ग्राम कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया। हमें मान ग्राम 1 मिलीग्राम को बदलना है किसमें, ग्राम में। ठीक है ना, 1000 ग्राम मिलीग्राम होते हैं 1 ग्राम में, तो इसका मतलब हमें इसको ग्राम में बदलना होगा। ठीक है, तो हमें 1 ग्राम का मान चाहिए, क्योंकि इसको मिलीग्राम में बदलना है तो 1 ग्राम का मान चाहिए होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 ग्राम का मान निकालेंगे, 1 नैनोग्राम बटे 10 की घात -9, ये इसका पक्षांतरण कर दिया। इस तरह हमारे पास 1 ग्राम का मान आ गया। अब 1 ग्राम का मान हमें किस में चाहिए, नैनोग्राम में चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 ग्राम का मान तो आ गया। अब इसको हम रखेंगे कहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये मान दे रखा है मिलीग्राम का। मिलीग्राम की यहाँ पर 1 के गुणा में है ग्राम, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ग्राम का मान उठाएंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे। हम जैसे ही इसको मान यहाँ पर रखेंगे तो 10 की घात 9 नैनोग्राम बटे 10 की घात 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो मिलीग्राम बराबर नैनोग्राम चल रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर बदल चुका है। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना बाकी है। ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी। इस तरह हमारा सूत्र आ गया 10 की घात 6 नैनोग्राम, ये हमारा सूत्र हो गया। तो हमारे पास 1900 का तीसरा पार्ट क्या है कि हमें मिलीलीटर को लीटर और डेसीमीटर क्यूब में बदलना है। ठीक है, सबसे पहले हम मिलीलीटर में बदलेंगे तो हमारे पास 1 लीटर में कितने 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 1000 इंटू 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो हम 1 मिलीलीटर को इधर रखेंगे, बाकी सबको पक्षांतरण कर देंगे। तो ये 1 मिलीलीटर का मान आ गया, 1 लीटर बटे 10 की घात 3, 3 को ऊपर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा मान 10 की घात -3। तो इस तरह हमारे पास उत्तर हो गया 10 की घात -3। अब हम बदलेंगे डेसीमीटर। सबसे पहले डेसी, डी का मतलब होता है डेसी, और इसको मीटर क्यूब में बदल, डेसीमीटर क्यूब में बदलना है। तो डेसी का मान होता है 10 की घात -1, 1 डेसीमीटर यानी कि 10 की घात -1 मीटर। और यहाँ से हमने क्या किया कि मीटर को यहाँ पे रख लिया और डेसीमीटर के इधर पक्षांतरण कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 डेसीमीटर बटे 10 की घात -1, 10 की घात -1 ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 10 डेसीमीटर, यानी कि 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर में हमारे पास 10 डेसीमीटर होते हैं। अब हमारे पास क्या है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, तो 100 का हमने इधर पक्षांतरण कर दिया, यानी कि 1 बटे 100, 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, यानी 10 की घात 2 मीटर होंगे। सेंटीमीटर को अब हमने मीटर में बदल दिया। इस तरह हमारे पास मीटर का मान आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया था कि इसको मीटर में बदला था। ठीक है, आप सीधा सेंटीमीटर में बदल के भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको मीटर में बदला था। तो अब हम मीटर का मान यहाँ पर रखेंगे कि 1 मीटर का मान था 10, तो हमने लिखा 10 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो डेसी है ना, ये इसी का ही मान है, इसलिए हम डेसी का क्यूब नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इसका क्यूब, यानी कि 10 का क्यूब, और डेसी का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब हो ही गया, और मीटर क्यूब हो गया। अब इसको हम घटाएंगे, जाने कि हमें जानते हैं कि अगर गुणा होती है तो उसमें घातें जुड़ जाती है, और यहाँ पर माइनस और प्लस की संख्या इसलिए घट जाएगी, तो हमारे पास आएगा माइनस में उत्तर। तो ये हमारा सूत्र आएगा 10 की घात -3 डेसीमीटर क्यूब। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से उलझाने वाला है। 20वें क्वेश्चन में हमें प्रकाश का वेग दे रखा है और हमें बताना है कि 2 ns यानी कि नैनो सेकंड में कितने दूर तय करेगा। तो n यानी कि इसको नैनो पढ़ते हैं, नैनो में 10 की घात -9 से इसको निरूपित करते हैं। तो हमने इसको लिख दिया 10 की घात -9 सेकंड, और दूरी का सूत्र होता है 4 × समय। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिख दी है कि हम सूत्र कैसे निकल सकते हैं। अगर हम 4 निकालें, दूरी बटे समय करना होगा, ये आपके काम आ सकती है। और अगर आपको पहले याद है सब चीजें तो आप इसको रखना मत, ये हमारे पास एक ट्रिक है। हमने लगाया दूरी का 4 × समय, 4 में दे रही 3 × 10 की घात 8, और ये हो गया। इसको आप किलोमीटर मीटर किसी में लिख सकते हैं, मीटर में हमें सीधा आंसर निकल जा रहा है। और यहाँ पर हमने इसको हल कर दिया तो 3 × 6 हो गया, और 10 की घात -9 ये गुणा में होती है तो घातियों में से जुड़ती है, अगर ये जुड़ेगी तो -9 होकर ये वापस -1 आ जाएगा, तो 8 -1 आ जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 की घात -1 को हम जानते हैं कि डेसी लिखते हैं, तो हम इसको 6 डेसीमीटर लिख सकते हैं, या 10 की घात -1 को किस तरह से लिखता है 6/10, इसको हम 0.6 भी लिख सकते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एक समीकरण दे रखी है इस प्रकार से, और हमें बताना है कि 5 पॉइंटों का आंसर बताना है। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं, पहले आपको 3 बताऊंगा, उसके बाद में 2 और बता दूंगा। इसमें लिखा है कि हमें बताना है कि सीमा अभिकर्मक कौन है इन दोनों में से। स्थितियां दे रखी है। पहली स्थिति में है कि ए के 300 परमाणु प्लस बी के 200 परमाणु। इसको मैंने किस तरह से लिखा है, ए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है, और यहाँ पर एक परमाणु है, लेकिन B2 यहाँ पर बी के परमाणु तो 2 है, लेकिन अणु कितना है, ये कुल मिला के ये सारा एक ही है, इसलिए इसको कहा हमने एक अणु। इसको हमें अणु के भाषा में लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पर अणु लिखा है। अगर यहाँ पर परमाणु होता तो हमको उस तरह से समझते। यहाँ पर लिखा है कि ए के 300 परमाणु और बी के 200 अणु, यानी कि एक परमाणु ए का वो एक अणु के साथ क्रिया करके और ये एक यौगिक बनाता है।
हमें बता पूछा गया है कि ए के 300 परमाणु जब मिल जाएंगे और 200 अणुओं के साथ करेंगे तो इनमें कितना उत्पाद बनेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन हमें पता है इनमें सीमित अभिकर्मक कौन है जो प्रक्रिया को रोक देता है, अभिक्रिया को रोक देता है। देखो 300 परमाणु हमारे पास है और 200 अणु है, तो यहाँ पर तो सीधा साफ ही पता चल रहा है कि ए के 200 परमाणु है और यहाँ पर बी के 200 अणुओं के साथ अभिक्रिया कर लेंगे। ए के 100 परमाणु है वो बच जाएंगे क्योंकि परमाणु और अणुओं की संख्या बराबर है, यानी कि इधर 200 लेगा और ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन 100 तो बच गए ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सीमित अभिकर्मक जो कि प्रक्रिया को रोक देता है, अभिक्रिया को रोक देता है, वो कौन है जो कम होता है। कम क्या है हमारे पास बी, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि जो सीमित अभिकर्मक है वो हमारे पास बी यानी कि बी है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, 2 मोल ए 3 मोल बी। हम इसको क्या समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं ए 1 मोल और बी भी 1 मोल, क्योंकि ये सारा अणु है लेकिन इस पूरे को मिलाएंगे तो जब ये 1 मोल बनेगा और ये भी कितना है 1 मोल है। 2 मोल ए यानी कि इसको हम जब 2 मोल लेंगे तो ये भी कितना लेना पड़ेगा 2 मोल, लेकिन यहाँ पर हमें दिया कितना है 3 मोल दे रखा है, यानी कि ये 3 मोल दे रखा है अगर, तो 3 मोल ये तो इसके साथ 2 मोल अभिक्रिया करेंगे, 1 मोल शेष रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो सीमित अभिकर्मक है वो ए है, तो हम लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट या सीमित अभिकर्मक बराबर ए। और तीसरी स्थिति में हमें लिखा है ए के 100 परमाणु बी के 100 अणु। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे ए के परमाणु की संख्या और अणुओं की संख्या बराबर है, और यहाँ पर भी देखेंगे परमाणु और अणुओं की संख्या जब बराबर होते हैं तो वो संतुलित रहती है, उसमें कोई भी सीमित अभिकर्मक नहीं होता। यहाँ पर लिखेंगे नो लिमिटिंग रीजेंट, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कोई भी सीमित अभिकर्मक नहीं है। तो 22वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो हमारे पास अभिक्रिया दे रखी है, अगर अभिक्रिया ना दी हो तो याद रखना डाई नाइट्रोजन N2 को कहते हैं, डाई हाइड्रोजन H2 को कहते हैं, और अमोनिया NH3 को कहते हैं। बाद में उसको संतुलित करना है वो तो हम कर सकते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ा है। और यहाँ पर हमें लिखना है कि अमोनिया का मान निकालना है। अगर हम अमोनिया का मान निकालेंगे तो इसको सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अमोनिया का मान किससे आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि यहाँ पर कोई सीमित अभिकर्मक है या नहीं है। तो हमारे पास N2 की जो मात्रा भी दे रखी है 2 × 10⁻³ और हाइड्रोजन की मात्रा दे रखी है 1 × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे सीमित अभिकर्मक है या नहीं है, अगर है तो कौन है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि सीमित अभिकर्मक तो इन दोनों में से एक होता है, तो हम इनकी तुलना करेंगे। तो 28 ग्राम N2 के लिए आवश्यक हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है 6 ग्राम, ताकि हमारे 34 ग्राम NH3 बने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28 को 1 कर देंगे, 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए आवश्यक हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है 6/28, ग्राम से ग्राम कट जाएगा इसलिए सिर्फ 6/28 बचेगा। फिर हम लिखेंगे 2 × 10⁻³ ये हमारे पास N2 की मात्रा दे रखी है, क्वेश्चन में लिखा है कि आवश्यक हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी, यानी कि 1 ग्राम N2 के लिए इतनी आवश्यक है, तो इतने के लिए कितनी चाहिए तो उससे गुणा कर दिया तो हमारे पास आगे 428.6। यहाँ पर हमें क्या देखते हैं, हमारे पास जो हाइड्रोजन की मात्रा दे रखी है वो दे रखी है 1000 ग्राम, यानी कि 1 × 10⁻³ उसको हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आवश्यक कितनी है सिर्फ 428 ग्राम और कुल कितनी है 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम अगर इतने घटा दे तो बहुत सारी शेष बच जाएगी हमारे पास। यानी कि हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा है, और सीमित अभिकर्मक किसे कहते हैं जो बहुत कम हो, जो अभिक्रिया को रोक सकता है, यानी कि हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा है, ये तो सीमित अभिकर्मक नहीं है। दूसरा बचा क्या N2 यानी कि नाइट्रोजन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि परंतु हमारे पास जो 1 × 10⁻³ यानी 1000 ग्राम हाइड्रोजन उपलब्ध रहता है, यहाँ पर N2 LR का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट जिसे कहते हैं सीमित अभिकर्मक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि अब हमें ये तो पता चल गया कि N2 यानी कि नाइट्रोजन सीमित अभिकर्मक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारे पास 28 ग्राम थी तो हमारे पास इतना अमोनिया बन रहा था। अब हम एक नाइट्रोजन का निकालेंगे, उसके बाद में सारी नाइट्रोजन जितनी हमारे पास है उसके उसकी तुलना करेंगे। अगर यहाँ पर H2 होता ना, ठीक है ना, सीमित अभिकर्मक, तो हम यहाँ पर N2 की जगह H2 लिखते, लेकिन हमारे पास यहाँ पर N2 है सीमित अभिकर्मक, इसलिए यहाँ पर N2 की तुलना करेंगे NH3 से, यानी कि 28 ग्राम N2 से 34 ग्राम हाइड्रोजन क्या नाम अमोनिया बन रहा है। ठीक है, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, वो होगा 34/28। तो N2 की मात्रा कितनी दे रखी 2 × 10⁻³, तो मिलेगा 2 × 10⁻³ नाइट्रोजन से प्राप्त NH3। 1 ग्राम इतना है तो इसकी मात्रा निकालेंगे तो इसको गुणा करने पाएगा 3430 ग्राम। तो ये हमारे पास अमोनिया की मात्रा आ गई, ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जब दोनों क्या इन दोनों में से कोई अभिक्रिया शेष बचेगा, शेष कौन सा बचेगा, शेष बचेगा हमारे पास हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन हमारे पास प्राप्त कितनी मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा हमारे पास प्राप्त है 1000 ग्राम और आवश्यक कितनी सिर्फ 428 ग्राम हमें चाहिए, बाकी सारी शेष बची है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हाँ यहाँ पर सीमित अभिकर्मक शेष रहेगा। नाम नहीं पूछा है तो हम नाम लिख भी सकते हैं। तीसरे में हमें पूछा है कि यहाँ पर अगर कोई शेष रहता है तो उसकी हमें मात्रा निकालनी, तो हमने ये हो गया इसका उत्तर। तो यहाँ पर H2 की मात्रा, H2 की मात्रा किस तरह से निकालेंगे कि हमारे पास कुल हाइड्रोजन कितनी है, कुल हाइड्रोजन क्वेश्चन में दे रखी है 1000 ग्राम और आवश्यक कितनी है सिर्फ चाहिए कितनी 428, मतलब 428 ग्राम इसमें खर्च होगी, बाकी की कहाँ गई, वो तो बच गई ना, तो यानी कि हमारे पास शेष रहेगी। तो हमने यहाँ पर उससे 1000 में से 428.6 घटा दिया, तो ये हमारे पास इसका उत्तर आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो 23वां क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि उसमें हमें दे रखा है कि 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट और 0.5 मोलरता वाला सोडियम कार्बोनेट में क्या अंतर है। देखो 0.5 मोल, इसको हम 1/2 मोल भी लिख सकते हैं, यानी कि आधा मोल। तो सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान सब एक ही होते हैं। तो हमने इसका मोलर द्रव्यमान निकाला हुआ है 106 ग्राम प्रति मोल, यानी कि 1 मोल में 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मौजूद है। तो हमने ये कहा कि 0.5 मोल में कितना होगा, तो हमने इसका उत्तर आया 53 ग्राम। अब यहाँ पर हमें दे रखा है 0.5, इसको 0.5 भी पढ़ सकते हैं, 0.50 भी पढ़ सकते हैं, इसको भी 0.50 पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास दे रखा है, का मतलब होता है मोलरता, यानी कि 0.5 मोल प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में 0.5 मोल स्थित है, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे प्रति लीटर में एक, यानी कि आधा मोल या 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है। और इसका मतलब क्या है कि सोडियम कार्बोनेट है वो 53 ग्राम है।
यहाँ पर है कि 1 लीटर में 0.5 मोल है। इसका मतलब ये दोनों बातें एक दूसरे के अलग होगी। आपको ये करके इतना ही छोड़ देना है, आपका उत्तर एकदम सही होगा। अगर इसके अलावा भी आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख देना कि 1/2 मोल किसी अभिक्रिया में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट है और 0.5 एम यानी कि 0.5 एम सोडियम कार्बोनेट एक मोलरता है, यानी कि प्रत्येक लीटर में 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है। और ये हमारे पास उत्तर का डिफरेंस हो जाएगा, इसको ज्यादा बढ़ा चढ़कर नहीं लिखना है, इसका उत्तर इतना सही है। तो 24वें क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि 10 आयतन हाइड्रोजन हो और 5 आयतन ऑक्सीजन हो तो हमें कितनी जल वाष्प प्राप्त होगी। तो इसका क्वेश्चन हम किस तरह से समझेंगे, सबसे पहले इसको आयतन की भाषा में समझते हैं। यानी कि पहले ये अभिक्रिया लिखी है हमने, उसके बाद इसको संतुलित किया, इसलिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 लिख दिया है, ठीक है। संतुलित अभिक्रिया की हमने, यानी कि समझते हैं कि यहाँ पर 2 गुना में, यानी कि 2 आयतन H2 लेंगे, 2 आयतन H2 और यहाँ पर 1 है तो 1 आयतन ऑक्सीजन लेंगे, तब हमारे पास 2 आयतन यानी कि वाष्प बनेगा। इसका मतलब क्या है कि वाष्प की और हाइड्रोजन की मात्रा एक दूसरे के बराबर रहेगी हमेशा अभिक्रिया में, और जो ऑक्सीजन है वो हमेशा हाइड्रोजन से आधी रहेगी, क्योंकि 2 का आधा 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आधी रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या समझते हैं कि जो आयतन है ना, वो हमेशा अगर हाइड्रोजन है वो अगर हमारे पास जितनी है उसका आधा ऑक्सीजन हो तो हमारे पास प्राप्त वाष्प होगा वो हाइड्रोजन के बराबर होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में यही दे रखा है कि 10 आयतन हाइड्रोजन है और 10 का आधा कितना, 5 आयतन ऑक्सीजन है, यानी कि 1 आयतन मान सकते हैं इसको, 5 आयतन ऑक्सीजन है, तो H2 कितनी प्राप्त होगी, वो होगी हमें H2 के बराबर, यानी कि 10 आयतन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 आयतन हमारे पास H2 प्राप्त होगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही आसान। तो यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है, इसमें मूल मात्रक पूछा है। तो सबसे पहले हमें SI इकाइयों का पता होना चाहिए। 7 हमारे पास SI इकाइयां हैं, किताब में दे रखी है, यानी कि लंबाई का SI इकाई क्या है और बाहर की SI इकाई क्या है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 28.7 पिकोमीटर को हमें बदलना है मीटर में, यानी कि SI लंबाई दे रखी है, इसको SI मात्रक क्या है वो है मीटर, तो हमें मीटर में बदलना है, पिको को हटाना है। पिको में क्या होता है हम जानते हैं कि 1 पिको में 10⁻12 होता है, ठीक है ना। तो मीटर का मीटर छोड़ दिया हमने। तो यहाँ पर मैंने एक तरीका बताया कि अगर पॉइंट के साथ छेड़छाड़ करें, यानी कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं तो वो संख्या 1 से लेकर 9 के बीच में होती है, यानी कि 1 और 9 होती है, यानी कि 10 नहीं हो सकती, वो 11 नहीं हो सकती, 1 और 9 और इनके बीच वाली हो सकती है। तो यानी कि हमें पॉइंट को यहाँ पर लेके जाना है, 2 पॉइंट लिखना है, तो 2 पॉइंट यहाँ पर लाना है। तो इधर पॉइंट को कितने अंक खिसकाना है, 2। तो मैंने यहाँ पर एक तरीका बताया था पिछले क्वेश्चन में, बताया यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर इधर लेके जाए तो आप ऊपर 10 गुणा कर दो, 10 नीचे गुणा कर दो। यहाँ पर देखो कि 10 कौन सा खर्च होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जानते हैं अगर पॉइंट को इधर लेके जाना है तो नीचे वाला 10 खर्च होगा, क्योंकि अगर पॉइंट हम जानते हैं कि अगर किसी की संख्या पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो उसको नीचे गुणा करते हैं, अगर पॉइंट वापस लगाना है तो वापस 10 का भाग देंगे। तो हमने ये 10 इसके अंदर खर्च हो जाएगा, ये 10 बच गया, यानी कि 10 की घात 1 प्लस का है और गुणा में घातें जुड़ती है, 10 की घात -12 प्लस 10 की घात 1, तो 10 की घात -11 हमारे पास फाइनल उत्तर आ गया। इसी तरह दूसरा है हमारे पास, बहुत ही आसान है, ये मैंने सीधा ही कर दिया। आप यहाँ पर देखो पी यानी कि पिकोमीटर यानी कि 10 की घात -12, उसको मैंने सोल्व किया तो हमारे पास ये उत्तर आ गया। ये भी इसी तरह आप समझोगे आराम से वीडियो को रोक कर तो आपको समझ आ जाएगा। तीसरा हमारे पास था ये मिलीग्राम, मिलीग्राम ग्राम असह्य के नहीं है हमारे पास, असह्य इकाई 1 किलोग्राम बाहर की। तो यहाँ पर द्रव्यमान की, यहाँ पर देखते हैं पॉइंट को कितने अंक लेके जाना है, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पर 4 अंक इधर लेके गए, तो यहाँ पर 10 की घात 4 मिलीग्राम से गुणा कर दिया। अब हम बदलेंगे सबसे पहले मिलीग्राम को, एक मिली को हमारे पास वैज्ञानिक किस तरह से लिख सकते हैं, तो वो हमें दे रखा है 10 की घात -3 लिख सकते हैं, 10 की, ठीक है ना, मिलीग्राम को। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा और मिलीग्राम को हमने बदल दिया 10 की घात -3 और ग्राम को ग्राम छोड़ दिया, और 10 की घात -4 और -3 मतलब हमारे पास बच गया 10 की घात 1। और ग्राम को जब हम किलोग्राम बदलते हैं तो 1000 का भाग देते हैं 10 की घात 3, और आप चाहो तो यहाँ पर सीधे 10 की घात -3 ऊपर ऐसे गुणा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बटे में किया है, तो यहाँ पर देखो अगर भाग में हो तो हम घाते हमेशा घटती है, ठीक है ना। तो 1 -3 हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल उत्तर आएगा 10 की घात -2, ये हमारे पास उत्तर है। तो 26 क्वेश्चन में बताना है कि किसमें परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। परमाणु की संख्या का जब भी पूछे तो हमें जब से ये याद रखना है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ए का मोलर द्रव्यमान कितना है। सबसे पहले मैं सबका मोलर द्रव्यमान निकालता, मैंने पहले आपको एक का अच्छे से समझा देता हूँ, बाकी का आप वीडियो को रोक के समझ सकते हैं, जो आपका दिमाग बहुत तेज है तो आप सीधा समझ सकते हैं। AU यानी कि चांदी का मोलर द्रव्यमान कितना है, 197 ग्राम प्रति मोल, यानी कि एक मोल में कितने ग्राम, 197 ग्राम AU उपस्थित हो। मैं पूछूंगा 1 ग्राम में कितने 1 ग्राम में कितने चांदी उपस्थित है, तो हम लिखेंगे 1/197 मोल। इसको किस तरह समझेंगे, देखो कि 197 ग्राम AU किसमें उपस्थित है, 1 मोल में। तो मैं लिखूंगा कि 1 ग्राम AU कितने मोल में उपस्थित है, तो लिखेंगे 1/197 मोल में उपस्थित है, दैट्स राइट। यही होगा हमारा समझने का तरीका। मैंने इस तरह से ये कर लिया। उसके बाद हमने लिखा 1 मोल यानी कि Na, ये हमारे पास हो गया, यानी कि 1 मोल में कण की संख्या कितनी होती है, तो कणों की संख्या होती है 6.022 × 10 की घात 23, तो मैंने उसका मान रख दिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 ग्राम AU में परमाणु की संख्या निकालने के लिए इस मोल को अगर कणों की संख्या में बदलेंगे, यानी कि 1 मोल का होता है वो ये, तो इतने मोल का कितने कण होंगे इतने मोल में, तो मैंने उससे गुणा कर दिया, तो हमारे पास उत्तर आ गया ये। देखो फिर मैंने क्या किया, सबसे बाद में मैंने किया 1 ग्राम सोडियम लिया और उसी तरीके से किया, मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, मोलर द्रव्यमान निकाला, मोलर द्रव्यमान का भाग दिया, मोल ऑफ AU कर दिया। उसके बाद 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु उपस्थित है, यानी कि 1/6 इसको मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये उत्तर आ गया। यहाँ पर देखो मैंने 2 तरीके से लिखा है मान, आपको मान इसी तरीके से लिखना है और इस तरीके से लिखना है। मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमारे पास तीसरा है लिथियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, तो हमने उसी तरीके से किया 1/7 मोल ऑफ Li, यानी कि लिथियम के 1/7 मोल होंगे 1 ग्राम में। तो हमने इसको अन्य, यानी कि अन्य मैंने यहाँ पर बता दिया कि इसको यही हमारे पास कणों की संख्या है, तो हमने कण निकाले तो इतने कण आ गए। इसको मैंने 2 तरीकों से लिखा है और चौथा भी है, इसको भी हमने लिखा है 2 तरीकों से। मैंने इसको 2 तरीकों से क्यों लिखा आप समझ सकते हो, देखो क्योंकि मैं अंत में जाके तुलना करने की, देखो ये हमारे जो संख्या है ना, ये हमारे परमाणु की संख्या है कि 1 ग्राम
चांदी में इतने परमाणु हैं और 1 ग्राम सोडियम में इतने परमाणु हैं और 1 ग्राम क्लोरीन में इतने और 1 ग्राम लिथियम में इतने परमाणु हैं। अगर इनकी तुलना करनी है तो हमारे पास संख्या भी एक होनी चाहिए। यहाँ पर देखो 10 की घात 21, यहाँ पर देखो 10 की घात 23, यहाँ पर देखो 10 की घात 23, यहाँ पर देखो 10 की घात 23, यहाँ पर 10 की घात 21 है। इसका मतलब हमें सबको एक समान बदलना होगा। या तो आप इसको पॉइंटों को आगे पीछे करके इसको 10 की घात 23 कर दो, या आपको इसको दोनों, आपको ये दोनों मान मैंने लिख के बता दिए। देखो अब हमें तुलना करनी है तो मैंने सबको क्या किया, 10 की घात 21 में सबको बदल दिया। अगर 10 की घात 21 में बदलेंगे तो ये पॉइंट खिसक के इधर आ जाएंगे, तो हमने यहाँ पर 10 की घात 21। अब देखो हम तुलना आसान से कर सकते हैं क्योंकि सबके यहाँ पे देखो 10 की घात 21, यहाँ पे देखो 10 की घात 21, यहाँ देखो 10 की घात 21, मतलब सब 10 की घात 21 हो गए हैं। सिर्फ आगे वाली संख्या है उसकी तुम तुलना कर सकते हैं। 3, 26, 8 और 86। मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? आप सीधा बताओगे कि 86 सबसे बड़ी संख्या है। तो यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि अतः लिथियम के 1 ग्राम में सबसे अधिक परमाणु उपस्थित है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर लिथियम है क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को समझना हमें तरीके से पड़ता है कि हमें क्या पूछ रहा है, परमाणु की संख्या पूछ रहा है अगर, तो परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु किस तरीके से बनता है, तो हमें ये याद होना चाहिए। और ये तरीका अच्छे से याद करना बहुत काम की चीज है कि पहले मौलिक द्रव्यमान निकालता है कि हमें ये याद रखना है मौलिक द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान ये सभी एक ही होते हैं, उसको हम बदल सकते हैं एक दूसरे के अंदर। ये तरीका मैंने फॉलो किया है, इस तरीके को भी याद कर लेना क्योंकि ये तरीका भी काम आएगा। ठीक है, और कैमरा थोड़ा नीचे होकर मैं बता देता हूँ कि इसको तो इस तरीके को याद रखना कि 197 ग्राम में 197 ग्राम चांदी में 1 मोल उपस्थित है। ठीक है ना, 1 मोल में इतने ग्राम है तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1/197। ये हमें पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे थे, बस इसको भी उस तरीके से कर लिया है। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, दैट्स राइट। तो 29वां क्वेश्चन है कि एथेनॉल के ऐसे जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसके एथेनॉल का मोलंश दे रखा है हमें और जल का घनत्व दे रखा है। तो देखो हमें जल का घनत्व दे रखा है, जल के घनत्व को हम नॉर्मली हम जिससे लिखते हैं वो होता है, घनत्व को होता है केजी बटे मीटर प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और वो हमें बराबर 1 दे रखा है। और H2O का मौलिक द्रव्यमान क्या होगा, वो मौलिक द्रव्यमान मैंने आपको निकालना बता दे रखा है कि आणविक द्रव्यमान के बराबर ही होता है, बट्टे में सिर्फ मोल लग जाता है कि 18 ग्राम प्रति मोल। एथेनॉल दे रखा है हमारे पास, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। आपको अगर सूत्र तो किसी काम का नहीं है वैसे सूत्र, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। और जो मोलंस दे रखा है, मोलंस का सूत्र क्या होता है, मोलंस का सूत्र होता है कि अगर किसी संख्या का किसी का मोल निकालना है हमें, जो हमें अणु दे रखा है, तो मोलंस बराबर वो जिसके मोल निकालने हैं वो बटे विलयन का मोल, यानी कि Na प्लस Nb सारे का। तो अन्य यहाँ पर C2H5OH ऊपर बटे C2H5OH प्लस H2O। H2O का द्रव्यमान निकालेंगे सबसे पहले क्योंकि हमें मोल निकालनी है, यानी कि हमें C2H5 का ओ इसका निकालने मोल। ठीक है ना, तो वो तो मेरे पास अन्य हो गया और मोलंस दे रखा है, यानी कि अन्य निकालना है मेरे पास। तो उससे पहले हमें Nb निकालना होगा। Nb क्या है, H2, यानी कि H2 का मोल निकालना होगा, इसलिए हमें द्रव्यमान को ग्राम में लेना होगा। तो देखो H2 का द्रव्यमान होता है घनत्व इंटू आयतन। यहाँ पर देखो अगर केजी में लिखा हुआ द्रव्यमान, सीधा हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 केजी है, 1 केजी को लिखते हैं 1000 ग्राम। तो हमारे पास H2 का द्रव्यमान आ गया 1000 ग्राम। और H2 का मोल, H2 के मोल क्या होते हैं, दिया गया द्रव्यमान जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, उसके बट्टे में मोल द्रव्यमान। तो हमने ये किया तो हमारे पास आ गया 55.55 मोल आ गया। उसके बाद निकाला हमने एथेनॉल का मोलंस। मोलंस देखो मैंने सूत्र लिख दिया, मोलंस बराबर यहाँ पर लिखा है NC2H5OH, यानी कि C2H5OH के मोल, यानी कि हमें नहीं दे रखा उसको हमने x माना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा x बटे यहाँ पर देखो इसको भी हमने x माना है तो इसको भी x माना है, तो हमने x लिख दिया। और जो है जल के मोल कितने 55.5, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये तो देखो मोलरता कैसे कहते हैं कि प्रति मोल बटे लीटर, यानी कि प्रति लीटर में कितने मोल उपस्थित है, लीटर में हमें दे रखा है। और यहाँ पर भी देखो अगर केजी बटे मीटर क्यूब में दे रखा है, घनत्व इतना दे रखा है, तो इसको प्रति लीटर में लेंगे। ठीक है, तो मोलरता हमारे पास है मोलों की संख्या ये रही, मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसकी मोलों की संख्या दी होती है Na, ये मोल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा मोल बटे प्रति लीटर, यानी कि 2.314 प्रति 2.314, यहाँ पर 5 है, प्रति लीटर में इतने मोल उपस्थित होंगे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। 28वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कार्बन 12 परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन हमें देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है। इसको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, इसको हमें ग्राम में द्रव्यमान निकालना, तो आप बहुत से लोग सीधा 12 ग्राम लेके आ जाएंगे। देखो इसको किस तरीके से करना, देखो कार्बन 12 का 1 मोल बराबर है 1 मोल में कितने कण उपस्थित है, हम कह सकते हैं कितने परमाणु उपस्थित है, यानी कि 6.02 × 10 की घात 23 कार्बन परमाणु उपस्थित है कार्बन 12 के 1 मोल में। और 1 मोल की परिभाषा क्या थी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कण उपस्थित है वही 1 मोल है। ठीक है ना, वो हमारे पास 1 मोल की परिभाषा थी। उस हिसाब से हम देखते हैं कि कार्बन 12 के अगर 12 ग्राम में 6.02 × 10 की घात 23 उपस्थित है परमाणु, तो एक परमाणु कितने ग्राम में उपस्थित होगा। देखो कार्बन 12 के 6.02 × 10 की घात 23 परमाणु उपस्थित है कितने में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में। तो कार्बन 12 का एक परमाणु कितने ग्राम में उपस्थित होगा, तो वो होगा 12 बटे 6.02 × 10 की घात 23। इसको आप सीधा काटोगे राउंड ऑफ करके, तो ये 6 × 2, आप इसको 2 सीधा ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 की घात -23 ग्राम, तो भी आपका उत्तर सही होगा। अगर पूरा सोल्व करना है तो आप पूरा भी सोल्व कर सकते हैं, आपका उत्तर दोनों तरीके से सही माना जाएगा। अगर 10 की घात 23 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये बहुत सिंपल उत्तर है। तो 29वां क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको समाप्त करते हैं। 29वें क्वेश्चन में हमें सार्थक अंक बताना है, इसको हल नहीं करना है, सिर्फ सार्थक अंकों की संख्या बतानी कितने होंगे। अगर सार्थक अंकों का भी संख्या का कभी क्वेश्चन है तो ये चीज हमेशा दिमाग में ध्यान रखना। मैं भी आपको बताता हूँ कि जब भी भाग और गुणा की बात हो तो आपको सार्थक अंक हमेशा बहुत ही कम वाले लेने, यानी कि न्यूनतम। और जब भी जोड़ और घटाव की बात हो तो हमेशा हमें सार्थक अंक ज्यादा वाले लेने, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो गुणा और भाग में, तो हमें यहाँ पर सार्थक अंक लेने जिसमें दशमलव के बाद जितने संख्याएं
दशमलव के बाद जितनी संख्या कम हो, या हम कह सकते हैं कि जितनी संख्याएं सार्थक अंक जितने कम हो गुणा भाग में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं, 5 सार्थक अंक इसके अंदर। इसके अंदर सार्थक अंक हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर भी 5 है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी 4 है, और यहाँ पर 5 है, ठीक है, और यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3, और यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4, और हमें सार्थक अंक कम से कम लेने हैं, ठीक है ना। तो कम कितने हैं, 3 है ना, इन 4 5 जो सबसे छोटा क्या 3 है, तो हमें उत्तर में भी 3 ही सार्थक अंक होने चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर 5 यानी 1 सार्थक अंक लेना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 सार्थक अंक क्यों लिए, क्योंकि 5 के बाद दशमलव नहीं लगा हुआ है। दशमलव नहीं लगा होता है, इसका मतलब 5 के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, अनंत जीरो लगा सकते हैं, और ये हमारा सार्थक अंकों का नियम है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर 5 को नहीं लेंगे। अगर दशमलव लगा होता तो हम लिखते हैं कि 1 सार्थक अंक, दशमलव नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पर हम 4 सार्थक अंक लेंगे, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। और जब भी संख्या जोड़ घटाव की बात हो, हमें ज्यादा से ज्यादा सार्थक अंक लेने हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या देखो 3 है, दशमलव के बाद यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर देखो 3 है, हमें सबसे ज्यादा क्या है 4, तो हमें यहाँ पर उत्तर में भी 4 सार्थक अंक होने ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 30वां, जिसमें हमें आर्गन का मोलर द्रव्यमान निकालना है, औसत मोलर द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो हमें इसमें दे रखा है, ठीक है, और इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले में जो समझता नहीं मोलर द्रव्यमान दे रखा होता है, सबसे पहले में वो लिखना है। उसके बाद में जो हमें परसेंट में प्रचुरता दी होती है, ठीक है, उसको हमें बदलना होता है संख्या में। संख्या में बदलेंगे, अगर परसेंट को संख्या में बदलेंगे तो उसके बट्टे में हम बट्टे के अंदर, परसेंट के बट्टे के अंदर में 100 का भाग देंगे तो ये संख्या में बदल जाएगा। तो इसलिए हमने 100 का भाग दे दिया है, और उन सबका औसत निकाल के उन सबको जोड़ेंगे। तो ये मैंने इसको हल करने पर इसको ये करना हमारे पास ये प्राप्त हुआ है, और जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये उत्तर। ये कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, मुझे पता है, लेकिन ये उत्तर होगा हमारा। और अभी आपको मैं क्वेश्चन एक चीज बताऊंगा, जिसमें जितने मैंने क्वेश्चन करवाए ना, अगर इसमें किसी में भी टफ है ना, अगर कैलकुलेशन वगैरह, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसके एग्जाम में आने के चांस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपको ऐसा कोई सवाल नहीं देगा जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा हो। अगर कोई ऐसा होगा भी ना, तो उसमें काटछाट होगी, वो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन बहुत भारी पड़ रही है तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आने वाला आपके। लेकिन फिर भी आप घर पे जरूर करना, क्योंकि आपको इससे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। तो 31वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हमें परमाणु की संख्या निकालनी है। देखो परमाणु की संख्या किस तरह निकल जाती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको हम थोड़ा गहराई से समझेंगे। देखो हमें लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है कि हमें निकालनी है आर्गन के 52 मोल में कितने परमाणु है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं। एक मोल में होते हैं कार्बन 12 के अणु, जितने अणुओं की संख्या होती है उतने, और वो होती है 6.022 × 10⁻23। उसको इस तरह से परिभाषित किया गया है। ये तो बहुत सिंपल था, 52 को सीधा गुना कर दिया, क्योंकि अगर एक मोल में इतने तो 52 मोल में इतने हो जाएंगे, तो हमारे पास उत्तर आ गया, सीधा सा सिंपल सा। दूसरा में पूछा है यू, ये हमारे पास यू है 4 नहीं, ये यू यानी कि AMU, ये दोनों एक ही चीजें हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई, और इसको हम कभी कभी आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, सभी एक ही चीजें हैं, ठीक है। इसको अलग अलग तरीकों से हमें बताया जरूर गया है। तो एक हीलियम में परमाणु, एक हीलियम में कितने परमाणु है, वो है 4 यू हीलियम परमाणु। 4 यू, अगर आप इसको समझ सकते हो कि 4 ग्राम हीलियम परमाणु है। एक हीलियम में कितने हैं, 4 ग्राम हीलियम परमाणु, ठीक है। तो एक यू यानी कि अगर मैं 4 का पक्षाघात कर दूं इधर, तो एक यू हीलियम परमाणु कितने होंगे, तो एक यू हीलियम परमाणु होंगे 1/4। तो 52 यू में कितने होंगे, 1/4 × 52 कर देंगे तो हमारे पास आ गया 13 परमाणु, ठीक है। और इसी तरह हीलियम का हमें निकालनी है, हीलियम में 52 ग्राम हीलियम में कितने परमाणु, तो सबसे पहले हम निकालेंगे उसका मोलर द्रव्यमान हीलियम का क्या होता है, वो होता है 4 ग्राम बटे 4 ग्राम प्रति मोल, यानी कि एक मोल में 4 ग्राम है। देखो तो एक ग्राम में कितने हीलियम परमाणु होंगे, वो होगा 1/4। वो किस तरह का होगा, ये देखो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 4 ग्राम हीलियम किसमें उपस्थित है, एक मोल में, ठीक है। तो 1 ग्राम हीलियम किसमें, तो 1 ग्राम हीलियम किसमें उपस्थित होगी, 1/4 मोल में, ठीक है। ये हमने इस तरीके से, ये हमारे 1/4 आया। देखो इस चीज को ध्यान से समझना है कि मैंने ये किस तरीके से मैं कह रहा हूँ और किस तरीके से मैं उत्तर निकाल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करो, उसको दोबारा दोहराओ। एक मोल में कितने, ये इतने परमाणु होते हैं, ठीक है। इसको मैंने अन्य लिख दिया है ताकि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको छोटा करके मैंने लिख दिया 1 ग्राम हीलियम परमाणु कितने होंगे, 1/4 × अन्य, ठीक है। अन्य का मतलब यही संख्या है। तो 52 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम इतने, 52 ग्राम में क्या होगा, 52 को से गुणा कर देंगे, तो हमने गुणा करने पर इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा, ये हमारे पास फाइनल उत्तर हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 7.828 × 10⁻²। तो 32वां क्वेश्चन हमारे पास है कि एक वेल्डिंग ईंधन गैस में केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, यानी कि हमें जो गैस है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई गैस उपस्थित नहीं है, और इस गैस को जब जलाते हैं तो हमें 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.69 जल प्राप्त होता है, और 10 लीटर आयतन का द्रव्यमान 11.6 ग्राम है STP पर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी समान ताप और दाब पर। इसको हम किस तरह से हल करेंगे, देखो सबसे पहले हमें दे रखा है कि वेल्डिंग जो गैस है उसमें क्या क्या उपस्थित है, वो हमारे पास है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि C+H यही उपस्थित है। और बाद में दे रखा है कि इस गैस को, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाने पर जो गैस बनेगी, उस गैस को जब मिलाएंगे, यानी कि सॉरी जलाएंगे तब उसमें से जलाने पर अगर इसको जलाएंगे तो वो हमें प्राप्त C2+H2 देगी, ठीक है। और CO2+H2 में जो CO2 की मात्रा है वो हमें दे रखी 3.38 ग्राम, और हाइड्रोजन की मात्रा दे रखी 0.69 ग्राम। हमने इसमें पूछा क्या, मूलानुपाती सूत्र, दूसरा पूछा है इसका भार पूछा है, और तीसरे में हमें पूछा अणुसूत्र। मूलानुपाती सूत्र निकालने और अणुसूत्र निकालने के तरीके थे वो हमारे पास क्या थे कि सबसे पहले जो हमें द्रव्यमान दे रखा था वो हमें ग्राम में दे रखा था, सॉरी प्रतिशत में दे रखा था, उसको हम बदलते थे ग्राम में, पूरे आयतन को द्रव्यमान को 100% मान के। और उसके बाद में हम उसके मोलों की संख्या निकालते थे, और जो सबसे ज्यादा कम होते मोलों की संख्या उसका सी, मतलब यानी कोई भी संख्या उसका अनुपात ले लेते थे, उस तरीके से करते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हमें घुमा के दिया है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हिलाने वाला है, ठीक है। ठीक है, और ये मात्रा दे रखी है सी और यानी कि गैस की मात्रा दे रखी है, ठीक है, ये याद रखना। हमें क्या देखना है, देखो हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। देखो कार्बन हमारे पास जो दे रखा है कि गैस के 10 लीटर आयतन का भार इतना है, ठीक है, हमने मान लिया।
और हमें कार्बन और हाइड्रोजन गैस यानी कि गैस जो भी है यानी कि O2 होती है, CO2 होती है, C और O मौजूद होते हैं। जैसे ऐसी कोई गैस है CH CH से हमें पता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ऐसे कोई मतलब राशियां बनती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पहले हमें कार्बन के मोलों की संख्या, या हम कह सकते हैं कार्बन का द्रव्यमान निकालेंगे। जो हमारे पास जो गैस है वो क्या है, C और H से बनी है। सबसे पहले हम कार्बन के मोलों की संख्या निकालेंगे, इसकी मोलों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद इसका द्रव्यमान निकालेंगे। ये तरीका हमारे पास हो गया। और किसको तरीके किससे करेंगे, CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। मैंने तरीके बहुत बार बताए, आपको भी बता देता हूँ। कार्बन की द्रव्यमान कितना होता है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन एक का कितना होता है 16 ग्राम, तो दो का कितना होगा 32 ग्राम। इसको आप जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 ग्राम। यानी कि 44 ग्राम CO2 में कितने उपस्थित है कार्बन, वो हमारे पास है 12। हमने यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर आगे 12। तो 1 ग्राम में कितने होंगे 12/44, ठीक है। मतलब 1 ग्राम इतने हैं, तो 3.38 ग्राम कितने कार्बन होंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास आ गए। इसको सोल्व करेंगे बटा में लिख के, तो ये हमारे पास इतना आ गया। उसके बाद लिखेंगे उसी तरीके से, ये हमारे पास 1 हो गया, उसके बाद ये हमारे पास 1 हो गया। हाइड्रोजन के 18 ग्राम H2, इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16, ये हमारे पास आ गया 18। इसमें हाइड्रोजन कितना है सिर्फ 2, यानी कि 2 ग्राम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन का द्रव्यमान आ गया। उसके बाद गैस का कुल द्रव्यमान निकालेंगे। कुल द्रव्यमान यानी कि कार्बन कार्बन गैस में कार्बन और हाइड्रोजन दो उपस्थित है। कार्बन का द्रव्यमान हमारे पास आ गया और हाइड्रोजन का द्रव्यमान आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई। अब देखो, अगर मैं किसी भी संख्या का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है, सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत निकाल क्यों रहे हैं, सबसे पहले यही हम इसी तरीके से समझते हैं। हम तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो कार्बन का द्रव्यमान आया, इसमें से हम 12 का भाग दे सकते हैं, लेकिन हम उससे करेंगे तो वो थोड़ा उलझ जाएगा। सबसे पहले हम इसको प्रतिशत में बदल के करेंगे। देखो, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, सबसे पहले ऊपर कार्बन का द्रव्यमान लिखेंगे, उसके बाद यौगिक का कुल द्रव्यमान, और यौगिक यानी कि गैस का कुल द्रव्यमान, और गैस का कुल द्रव्यमान कितना है ये है, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे। अब निकालेंगे कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, वो हो गया। कार्बन का द्रव्यमान कितना है 0.92। और यहाँ पर मैंने एक संख्या 7 को क्यों नहीं लिया, इसका भी कारण है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो मैं 100 से गुणा कर रहे हैं, और 100 यहाँ पर 3 सार्थक मान लेते हैं। 3 सार्थक अंक यहाँ पर भी 3 सार्थक अंक लेके करेंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी, तो हमारा आसान भी होगा। तो कार्बन का द्रव्यमान आ गया 52.32 ग्राम। इस हाइड्रोजन के निकालने के तरीके भी है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है हमारे पास 0.07। इसके बट्टे में वापस इसका भाग दे दो, या 100 में से घटा दो। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो ही गैस उपस्थित है, कार्बन होगी या हाइड्रोजन होगी, यानी कि इन दोनों को मिलाने पर 100 ग्राम है, तो इनमें से हमने घटा दिया सीधा 100 में से, तो हमारे पास इतना प्रतिशत आ गया। अब वापस हम उसी तरीके से जाते हैं, मतलब इतना हमारे पास आ गया द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। अब हम मेथड अब लगाएंगे, तो द्रव्यमान प्रतिशत को सबसे बदलेंगे ग्राम में। तो हमने माना कुल द्रव्यमान 100 ग्राम, तो उसमें से 92.3 ये तो हो गया, इतने ग्राम हो गया कार्बन और इतने ग्राम होगी हाइड्रोजन, ठीक है। और मोलर की संख्या बराबर होता है अणुभार बटे, ये किस तरीके से आता है इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। अणुभार बटे मोलर द्रव्यमान, देखो इसको समझना थोड़ा। मैंने आपको दे दिया कार्बन, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन कितने मोल में उपस्थित है, आप कहोगे कि 1 मोल में। इसी तरीके से अगर मैं मोलक संख्या पूछूं कि 1 ग्राम कार्बन में कितने मोल है, तो आप कहोगे 1/12, ठीक है। ये हमारे पास मोलक संख्या आ जाएगी। उसी तरीके से हमने यहाँ पर उस तरीके से ये सूत्र बनता है कि मोलक संख्या पूछिए। मैं अगर आपको पूछूं मोलक की संख्या, देखो तो 1 ग्राम 1/12 इंटू, तो उसी तरीके से 1/12 यहाँ पर आप देखो 1/12 ये रहा 12, ये गुणा में, ठीक है ना, इंटू क्या आएगा मोल। मोल तो हमारे पास ये मोल ही प्राप्त होगा। 1 ग्राम कितना है, तो 92.32 ग्राम में कितना होगा, तो इसलिए ये इस तरीके से है कि 1/12 इंटू 92.32 मोल, ठीक है, इतने मोल उपस्थित होंगे। ये इस तरीके से सूत्र बनता है। ये आप तरीका तो समझने जैसा आप समझना चाहो, वरना आप सीधा भी कर सकते हो। सूत्र याद रखिए कि अणुभार बटे मोल द्रव्यमान, यानी कि दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान। तो हमारे पास इसके मोलक संख्या आ गई, इसके मोलक संख्या आ गई, ये दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर है। सबसे पहले अनुपात निकालेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का, तो 7.69 बटे 7.68 7.68। सबसे पहले ये याद रखना कि हमें जो स्टेप्स थे उसमें भी देखा था इन दोनों में जो संख्या छोटी होगी, इसमें छोटी संख्या कौन सी, ये है, इसलिए इसको बटा में रखा है हमने। और ये संख्या लगभग एक दूसरे के बराबर है, 7.69 और 7.68, इसलिए हमने सीधा इसको काट दिया, 1 लिख दिया, इसको काट के सीधा 1 लिख दिया। हमारे पास अनुपात आ गया 1:1। अब मूलानुपात अनुपात आ गया CH। और हमें अब इसका द्रव्यमान निकालना है। तो देखो हमें अब शुरुआत से जाते हैं कि 10 लीटर आयतन का द्रव्यमान था 11.67 एसटीपी पर। ये में द्रव्यमान दे रखा है एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, यानी कि समान ताप और दाब। तो एसटीपी पर 10.07 लीटर गैस का वजन था, वो था 11.6 ग्राम। तो 1 लीटर गैस का कितना हो जाएगा 11.6 बटे आ जाएगा 10.07, ठीक है। अब एसटीपी पर जो हमारे पास गैस होता है ना, गैस का जो आयतन होता है वो होता है हमारे पास 22.4 लीटर, ठीक है, ये याद रखना। और जो हमारे पास ताप प्रेशर होता है वो होता है 1 atm। ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी। और 22.4 तो हमने यहाँ पर लिखा एसटीपी पर गैस का वजन कितना होगा, तो हो गया 11.6 बटे ये हमने सूत्र लिखा, उसके बाद 22.4 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास इतना प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे CH का मूलानुपाती द्रव्यमान क्या है, तो C यानी कार्बन 1 ही है, तो ये हो गया 12, और हाइड्रोजन 1 है तो 1 यानी कि 13। और N ये हमारे पास किस तरह आया, हमारे पास देखो अणुसूत्र क्या होता है, वो होता है अणुसूत्र बराबर अन इंटू मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। अब अन को यहाँ पर रखो, मूलानुपाती को इधर भेजो तो ये बट्टा में चला जाएगा, तो ये मेरे पास सूत्र प्राप्त हुआ। अन हमारे पास क्या होगा अणुसूत्र, अणुसूत्र हमने अभी निकाला। देखो ये जो 25.98 है ना, ये वजन है, गैस का वजन है। CH का वास्तविक वजन हमें दे रखा है। इस वजन को देखो 25.6 को हम लगभग 26 के बराबर मान सकते हैं। 9.8 है ये, तो इसको लगभग 26 ग्राम के आसपास मान सकते हैं, और यही हमारे पास अणुसूत्र है। तो 26
और मूलानुपाती सूत्र हमारे पास क्या है 13, तो 26/13, 13 दूनी 26। और हमें पता है कि इसको संख्या को पूर्ण संख्या लेते हैं, कभी पॉइंटों में नहीं लेंगे, इसलिए आप इसको काटोगे भी तो ये लगभग 2 के आसपास 2 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि 2 के आसपास होगा। और अनुसूत्र निकालेंगे तो 2 को CH से पूरा गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा C2H2। यही हमारा वास्तविक आंसर है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान था, थोड़ा समझने जैसा, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा ही लीजिए। इस किताब में ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हाँ, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी भारी है, एग्जाम में आपको कैलकुलेशन थोड़ी इजी करके दे सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है, कहीं हद तक देखने को आपको मिल सकता है, या इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल सकता है।